बात करते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी न्यू फैकल्टी मेंबर आए हुए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, सबको मैं वेलकम करता हूँ। ये जो शॉर्ट सा सेशन है, ये आज के दिन ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही था, क्योंकि मंडे से सब अपनी अपनी क्लासेस में बिज़ी हो जाएंगे। तो जब सब अपनी अपनी क्लासेस में बिज़ी होंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम चीज़ों को आप लोगों को बताना, क्योंकि हो सकता है हम बिज़ी हों या बसा औक़ात हो सकता है कि आप अपनी अपनी क्लासेस में हों। इसलिए तो मैं शुरू करूँगा। पहले तो जो चीज़ हम लोगों को क्लियर करनी है, जो सेमेस्टर का सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो स्क्रीन भी मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ जो है वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बहरहाल द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब आपका सेमेस्टर शुरू होगा, ये सेमेस्टर नॉर्मली तो 18 वीक्स का कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये सेमेस्टर समझ लें 17 वीक्स का हो जाता है। इसकी वजह ये है कि एक हफ्ता पहले जो है वो बच्चों के जो है वो लैब के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपना एक माइंड सेट पहले से बना कर रखेंगे कि ये जो आप लोगों का सेमेस्टर है ये 17 वीक्स का होगा, बसा का 16 वीक्स का भी हो जाता होता है, ठीक है। ऐसे भी हमने सिचुएशंस देखी है, नंबर वन। नंबर दो चीज़ ये है कि जो लोग सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस में पढ़ा रहे हैं, उन सब लोगों को हम लोगों ने कल पर्सनली, मैंने तो सीएस की आउटलाइन सेंड कर दी थी, ठीक है। तो अभी जो आप लोगों का काम है वो ये है कि अपनी आउटलाइन लाजमी देखिएगा। उसका जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सेमेस्टर स्टार्ट होने के 1 या 1.5 हफ्ते तक मैं हर टीचर को पर्सनली एक मोबाइल नंबर यानी एक व्हाट्सएप नंबर और एक आपको साथ ईमेल आईडी दूंगा और नाम भी बताऊंगा। ये वो शख्स होगा जो मेन कैंपस इस्लामाबाद के अंदर सेम यही कोर्स पढ़ा रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं। आपका जो सबसे पहला काम होगा इसके अंदर वो ये होगा कि आप लोगों ने उस टीचर को ईमेल भी कर देनी है और व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी ड्रॉप करना है कि सर मैं नमल मीरपुर कैंपस के अंदर जो है वो फ़िलहाल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, बराए मेहरबानी मुझे गाइड करें, अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो वो मुझे बताएं। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आप लोग शायद फेस करोगे, जो हम लोगों को तो अब आदी हो गए हम लोग, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग पढ़ाना शुरू करोगे या वो टीचर से रब्ता जब आपका शुरू होगा, तो वो पहली चीज़ जो आपको देगा वो आपकी आउटलाइन देगा। वो बोलेगा आई एम फॉलोइंग दिस आउटलाइन, ठीक है। लेकिन एक मसला बसा औकात मेन कैंपस की तरफ से ये आता है कि उनकी आउटलाइन और हमारी आउटलाइन में डिफरेंस होता है। तो अगर आपकी आउटलाइन डिफरेंट आती है, यानी वो आउटलाइन जो मैंने आपको सेंड की हुई है, जो मैंने आपको सेंड की है उसमें, और जो मैंने आपको जो मैंने आपको सेंड किया कल वो वाली, और जो वहाँ पे सेंड करेंगे वो, उन दोनों को आपने कंपेयर करना है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो फिर आपका काम होगा कि मुझे पर्सनल लेवल पे एक आप इनबॉक्स कर देंगे कि ये जो स्कीम ऑफ स्टडी है इसमें डिफरेंस आ रहा है। फिर आगे हम अपनी साइड से फिर मेन कैंपस से बात करते होते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फॉलो किया जाए। अभी ऐसा भी नहीं है कि आउटलाइन ऐसी होगी जो बिल्कुल ही जो है ना वो डिफरेंट हो जाए। हाँ, हो सकता है बसा का कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिफरेंट हो और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सेम भी हों, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। अलबत्ता एक बसा का ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो, हाँ एक दो टॉपिक्स या सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसके बाद जो हम सबसे पहला काम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को आपकी स्क्रीन के सामने एक ग्रेडिंग एवेल्युएशन स्कीम नज़र आ रही होगी, ये मैं आपको फाइल भी आपके साथ में शेयर करूंगा इस मीटिंग के बाद, ठीक है। सर असद मुझे बता दें आपको क्लियर शो हो रही है यहाँ पर? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसमें से गौर से देखेंगे तो इसमें आपको बताया गया है कि आपके जो एंड टर्म मार्क्स, एंड टर्म का जो पेपर होगा, फाइनल पेपर होगा, जो इस्लामाबाद कैंपस ने आपको बनाकर देना है, वो 50 नंबर का होगा। आपका काम यहाँ पर मिड टर्म कंडक्ट कराना और इंटरनल एवेल्युएशन कराना होगा, ठीक है। चलें, अब मैं स्कीम के ऊपर आता हूँ तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूंगा। सबसे पहले मैं थ्योरी पे आता हूँ, क्योंकि लैब में एक ही टीचर है हमारे पास और वो भी है नहीं है, तो उनको मैं बाद में समझा दूंगा। थ्योरी सेक्शन में आते हैं। याद रखिएगा, जब हम थ्योरी में आते हैं तो आप सॉरी जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई, तो आप याद रखिएगा हर कोर्स के अंदर आपने मिनिमम 3 असाइनमेंट्स, 3 क्विजेज, एक प्रोजेक्ट, मिड टर्म, ये आपने कंडक्ट करवाना है। अब अगर आप ये टेबल देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसके 10 नंबर है, असाइनमेंट नंबर 2 के भी 10 नंबर हैं। ये CLO 1 2 3 छोड़ दें, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे।
असाइनमेंट नंबर 2 के भी 10 नंबर है, असाइनमेंट नंबर 3 के भी 10 नंबर है। इन तीनों असाइनमेंट्स को मिला के जो हमारी एवरेज बनती है, जो शीट भी मैं आगे दूंगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेती है, वो 10 नंबर बन जाएंगे। तो 10 नंबर हो गए हमारे असाइनमेंट्स के एवरेज टोटल। उसके बाद अगर आप क्विज को देखेंगे तो इसी तरह आपको पता चलेगा क्विज नंबर 1 2 3 तीन क्विजेज हैं, ठीक है। अब जब क्विजेस की बात कर रहे हैं तो क्विज भी तीन है, क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2, क्विज नंबर 3। तीनों क्विजेस में हर क्विज की जो वेटेज है वो 10-10 नंबरों की है, ठीक है। तो टोटल जो इसकी एवरेज निकलेगी ये भी 10 नंबर की बनेगी। तो मतलब समझ लें एक सेमेस्टर के अंदर असाइनमेंट की जो टोटल वेटेज होगी वो 10 नंबर की होगी और क्विज की वेटेज भी 10 नंबर की होगी। टोटल हो गए 20 नंबर। याद रखिएगा कि ये स्कीम सिर्फ कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर में लगती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स की अलग है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने करनी है, प्रोजेक्ट करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर बड़े एक इश्यूज आते हैं डिफिकल्टी की तरफ से। कुछ फैकल्टी मेंबर कहते हैं कि जी हम लोग तो प्रोजेक्ट क्या लें भाई, हम तो सिविक्स कम्युनिटी इंगेजमेंट या जो स्पेशली एलाइड कोर्सेज होते हैं, आप प्रेजेंटेशन लेकर भी ये मार्क्स लगा सकते हो 5 में से। आप चाहो तो ये मार्क्स आप अटेंडेंस की सूरत में, क्लास पार्टिसिपेशन की सूरत में भी लगा सकते हो। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। तो 10 नंबर हो गए असाइनमेंट्स के, 10 नंबर हो गए क्विज के 20, जमा 5 कर दे प्रोजेक्ट के हो गए 25 नंबर, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद आपका मिड टर्म आएगा। जब आपका मिड टर्म आएगा तो मिड टर्म के जो मार्क्स होंगे वो 25 होंगे, ठीक है। 25 का मतलब ये हो गया कि 25 नंबर हमारे इंटरनल यानी असाइनमेंट, क्विज़ेस और प्रोजेक्ट, यानी 25 नंबर ये हो गए। 25 नंबर का आप मिड टर्म लेंगे और एंड टर्म का पेपर जो इस्लामाबाद कैंपस बनाकर भेजेगा वो 50 नंबर का होगा। तो टोटल एक कोर्स की जो वेटेज होगी टोटल वो 100 मार्क्स की होगी। ये याद रखिएगा, बहुत सारे टीचर ये करते हैं असाइनमेंट 40 नंबर की ले लेते हैं, 20 नंबर की ले लेते हैं। आप जितने मर्जी नंबरों की लें, लेकिन जो मार्क्स आप शीट के ऊपर लगाएंगे वो आपने 10 में से कन्वर्ट करके लगाने हैं। ये चीज क्लियर होगी है सब लोगों को? अच्छा, जब ये हम लोग कर लेंगे तो ये तो मैंने भी आपको वेटेज बताई है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट सेक्शन की तरफ लेके जाता हूँ जो कि बेसिकली आपको ये शो करेगा कि आप लोगों ने मार्क्स यानी जो चीज़ें वो किस तरह करनी है, ठीक है। चलें, अच्छा, जब कल आएगा ना टाइम तो आप लोगों के साथ ना ये एक्सेल शीट शेयर की जाएगी। आपके हर टीचर की अपनी एक्सेल शीट होगी, उनको हम पर्सनल लेवल पे इनबॉक्स भी करेंगे। उसमें ऑलरेडी बच्चों के नाम लिखे होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, किसी बच्चे का नाम ना ही आप ऐड कर सकते हो, ना ही आप डिलीट कर सकते हो, और ना ही आप यहाँ से किसी बच्चे का नाम ऊपर नीचे कर सकते हो। और इसकी भी एक रीज़न है कि हमें मना क्यों करते होते हैं, हम वो आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जब ये शीट आप लोग ओपन करेंगे आपको पहले टैब में अटेंडेंस नज़र आएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका सपोज करें मंडे को पहला लेक्चर है तो आप यहाँ पे 9 सितंबर लिख देंगे, और यहाँ पर आप टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं, लिखते हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ पर फिर आप प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट लिखेंगे और एब्सेंट के लिए आप ए लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जब आप ये लोग कर लेंगे तो जब आप लोग ये कर लें उसके बाद यानी जब ये फॉर एग्जांपल आप हर क्लास की लगाते जाएंगे तो एट दी एंड अगर आपको देखेंगे तो आपको परसेंटेज भी यहाँ पे नज़र आएगी और टोटल एब्सेंट्स भी बच्चे शो होंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो शीट आपको मिल रही है हर चीज़ आपको कैलकुलेट करके दे रही है। टैब नंबर 2 पे चलते हैं, लेक्चर लॉग्स। यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप वो डेट लिखेंगे जिस दिन आपने लेक्चर दिया है, लेक्चर डिटेल्स में आप बताएंगे कि आपने लेक्चर में क्या पढ़ाया है। जिस दिन आपने क्विज कंडक्ट किया वहाँ पर आप 1 लिखेंगे, जिस दिन क्विज नंबर 2 करेंगे आप उस वहाँ पे आप 2 लिख देंगे, और जहाँ पर आप क्विज नंबर 3 कंडक्ट कर रहे हैं जिस दिन को आप वहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी तरह असाइनमेंट जिस दिन आपने बच्चों से रिसीव किया वहाँ पर आप सपोज करें 1 लिख देंगे, जिस दिन असाइनमेंट नंबर 2 रिसीव किया वहाँ पर 2 लिख देंगे, असाइनमेंट नंबर 3 जिस दिन रिसीव किया वहाँ पर 3 लिख देंगे। मोस्टली टीचर्स ये जो सेक्शन है ना लेक्चर लॉग्स का, ये एंड पे जाके करते हैं जब सेमेस्टर खत्म हो चुका होता है। इट्स कम्प्लीटली योर ऑन चॉइस। हमें जो आपसे अपडेटेड चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, जो हम लोग हर हफ्ते बाद चेक करते होते हैं। पहला सेक्शन आता है प्रोजेक्ट का। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट की वेटेज जो है वो 5 नंबर है। अब चाहो तो प्रोजेक्ट 1 भी ले सकते हो, चाहो तो आप 4 भी ले सकते हो, 3, 2, कोई भी आपकी मर्जी है।
तो सपोज करें इब्रार के पहले प्रोजेक्ट में 5 नंबर आए हैं। अब वही बात आ जाती है कि प्रोजेक्ट के मार्क्स आप एज अ क्लास पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन या एथिक्स के ऊपर भी लगा सकते हो, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस में जो है वो प्रोजेक्ट लेते हैं या बच्चे की प्रेजेंटेशन लेते होते हैं। तो ये 5 नंबर इधर लगाएंगे। सपोज करें मैंने एक और प्रेजेंटेशन लिया तो मैंने 3 लगा दिए, यहाँ पर मैंने एक और किया तो मैंने यहाँ पर 5 लगा दिया। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ना आपको एवरेज कैलकुलेट करके दे रहा है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू एंटर द मार्क्स इन दिस सेक्शन बस। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, असाइनमेंट्स पे। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि टोटल आप लोगों ने 3 असाइनमेंट्स लेनी है। बहुत रेयर कोई सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर 4 भी असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन चलें हम अभी 3 असाइनमेंट्स के हिसाब से बात करते हैं। सपोज करें कि इसी इब्रार की मैं बात करता हूँ, पहले सेमेस्टर पहले असाइनमेंट में इसके 10 में से वही बात, आप चाहो तो असाइनमेंट बच्चे से 30 नंबर की भी ले सकते हो, लेकिन जो मार्क्स यहाँ पर आप लगाओगे वो 10 नंबरों में से ही होंगे। चलें मैं सपोज करें पहले में उसके 8 आ गए, दूसरे में उसके 7 आ गए और तीसरे में उसके सपोज करें आ गए 9, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल के अंदर एवरेज कैलकुलेट करके दे रहा है आपको कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी, आपने सिंपल अपने मार्क्स यहाँ पर एंटर करने। सिमिलरली आपके पास क्विज का सेक्शन है, ये नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की, कोई चीज़ आपने इस एरिया से रिमूव ही नहीं करनी। ये हमारा काम है, अगर कोई चीज़ रिमूव करनी होगी तो हम लोग करेंगे खुद। क्विज में मैं मार्क्स लगाता हूँ बच्चे के 10, दूसरे में भी चलो सपोज करो 10 और तीसरे में आगे 9, ठीक है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एवरेज जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ रही है, ठीक है। और अगर कोई बॉक्स खाली है तो हम उसको एंड पे 0 कर देते होते हैं, ठीक है। तो इससे ऑटोमेटिकली एवरेज गिर जाती है। बट नॉर्मली आपको 3 क्विज असाइनमेंट ही लेने होते हैं तो हम इसको आखिरी बॉक्स को खाली रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 लेंगे जिसके हर क्विज के मार्क्स 10 होंगे। वही बात आप क्विज चाहो तो 20 नंबर का, 30 नंबर का भी ले सकते हो, बट जब आप मार्क्स लगाओगे उस क्विज के तो वो आपको 10 में से ही लगाने हैं, ठीक है। तो 10 नंबर यहाँ पर लिखे हुए आगे। अब इसी तरह आपने मिड टर्म कंडक्ट किया है, तो मिड टर्म जब आपने कंडक्ट किया तो 25 में से था, तो मैं फॉर एग्जांपल इब्रार के नंबर लगा देता हूँ 21, ठीक है। इस तरह आप सारे बारी बारी सबके लगाते जाएंगे। एंड टर्म में आएंगे, यानी पेपर चूँकि आएगा तो मेन कैंपस से, लेकिन चेक तो आप लोगों को करना है, तो यहाँ पर आप वो करेंगे। तो सपोज करें मैं आपको यहाँ से भेज देता हूँ, मार्क्स 25 में से मैं कर देता हूँ इब्रार के 20, बस आपका काम इस एरिया को फिल करना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो हम अलग अलग मार्क्स एंटर कर रहे हैं, तो टोटल मार्क्स किधर आ रहे हैं। साथ आप देखोगे इसी टैब में नेक्स्ट शीट आपको दी हुई है, फाइनल शीट। अगर आप सिर्फ इब्रार के मार्क्स पे गौर करोगे ना तो आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑटोमेटिकली फेच कर रहा है क्विज़िस के मार्क्स, यानी क्विज़िस की जो एवरेज निकल के आई थी उसको, असाइनमेंट की एवरेज निकल के आई थी उसको, जो प्रोजेक्ट में आपने नंबर दिए थे उसको। इसी तरह मैंने मिड टर्म में जो ये इसका सम है बेसिकली इंटरनल का, असाइनमेंट, क्विज़िस और वाइवा का, तो ये बेसिकली 22 नंबर बन गए। मिड टर्म जो हम लोगों ने मिड टर्म में मार्क्स लगाए थे वो फैच हुए हैं, और एंड टर्म के शीट पे जो हमने मार्क्स लगाए थे वो फैच हो गए। टोटल इसका आंसर आ गया 63। जैसे ही 63 आए तो इसका स्टेटस हो गया पास। याद रखिएगा नमल मीरपुर कैंपस के अंदर बच्चे को सब्जेक्ट पास करने के लिए 50 या 50 से ऊपर नंबर चाहिए होते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये भी कहता है कि बच्चे के एंड टर्म में 25% से नंबर कम नहीं होने चाहिए, यानी जो आखिरी पेपर जो इस्लामाबाद कैंपस बनाकर भेजता है, चेक तो आपने करना है लेकिन फिर भी उसमें नंबर जो हैं वो 25% से कम होने चाहिए। अब 25% का मतलब ये है कि 12.5 यानी 50 में से 12.5 से ऊपर नंबर होने चाहिए जो एंड टर्म का पेपर होगा। ये रूल आपको हम एज अ रिटर्न भी देंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं ओबीई। अब आप ज़रा ओबीई को देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी फेच कर ली हैं उसने, ठीक है। जिस तरह असाइनमेंट 1, क्विज 2, क्विज 3, असाइनमेंट्स और क्विज़ के मार्क्स इसने फेच कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपके जो मार्क्स फेच नहीं हुए वो हैं मिड टर्म के और एंड टर्म के। ये मार्क्स ऐसे यहाँ पे तो भी वैसे 11 लग गया, लेकिन ये लगना नहीं चाहिए था। यहाँ पे मिड टर्म और एंड टर्म के मार्क्स आपको यहाँ पर दोबारा से ओबीई में खुद एंटर करने हैं। अब ये ओबीई क्या है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, हम कभी यूनिवर्सिटी में बैठ के इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसडीएस। बस औकात ही होता है कि आपको किसी बच्चे की कंप्लेन होती है या क्लास में किसी बच्चे ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की होती है, सारा कुछ किया होता है,
तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड हम ये एच देते हैं। ये भी आपका, आप चाहो मेंटेन करो, आपकी नई मर्जी, आप ना करो, ठीक है। तो ये बेसिकली वो पूरी एक्सेल शीट है जो आपको इस थ्रू आउट द सेमेस्टर मैनेज करनी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें जो मुझे हमें हर सैटरडे को हम आपकी एक्सेल शीट से चेक करते होते हैं या फेच करते होते हैं। नंबर 1, आपकी अटेंडेंस। जो आप अटेंडेंस लगाओगे, दैट्स मीन आपने क्लास में गए हो, आपने लैपटॉप पे नहीं लगाई, आपने पेपर पे लगाई है या लैपटॉप पे लगाई है, और आपने सोचा कि मैं बाद में घर जाके या उस तरह करूँगा, कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन सैटरडे नाइट को ये अटेंडेंस जो होती है फिर हम आगे आरडी साहब को भेज देते होते हैं, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ ये होती है कि जो आपकी शीट है, इसका ये जो सेक्शन है अटेंडेंस का, ये बच्चों को भी शो हो रहा होता है। तो बच्चे खुद हो सकता है कि आपको आके क्लेम करें कि सर या मैडम मैं इस क्लास में प्रेजेंट था लेकिन आपने मेरी एब्सेंट लगाई है। देन डिपेंड्स अपॉन यू, सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है वो बच्चा मौजूद था, उसको चेंज कर दें। अगर आपको लगता है नहीं, तो आप क्लेम कर दें कि माजरत के साथ लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप क्लास में मौजूद थे, या जो भी आप लोगों की रीज़न है इसके ऊपर। तो ये बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ओबीई शीट प्लस एक्सेल शीट को फॉलो करने का। तो अभी एक लास्ट चीज़ जो इसके अंदर रह गई है, मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा, तो आप लोगों को फिर थोड़ा बहुत ओबीई के बारे में क्लियर होगा। आल तो इतना टफ नहीं। मेरे पास एक सब्जेक्ट की ना कोर्स आउटलाइन पड़ी है, इसको हम फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं। इसी तरह की आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोग अब ज़रा गौर से देखेंगे, तो जब ये कोर्स लर्निंग आउटकम CLO लिखा हुआ है, तो यहाँ पे CLO 1 लिखा हुआ है, C1 है, CLO 2 जो है वो C3 है, और CLO 3 जो है वो C3 है, ठीक है। अब C1 का मतलब है कॉग्निटिव डोमेन लेवल 1, C3 का मतलब भी है कॉग्निटिव डोमेन लेवल 3, और C3 दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब भी है कि कॉग्निटिव डोमेन लेवल 3। अच्छा जी, एक चीज़ तो अभी अब C1 C3 आपको शायद समझ ना आए, तो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ। मैं इमेज भी आपके साथ कहते हैं तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा। ओ बी किधर गई ये। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव का, तो ये मैं तस्वीर आपके साथ शेयर करूंगा। अगर CLO 1 से आप पढ़ा रहे हैं, आपका कोई टॉपिक जो है वो CLO, नॉर्मली ये होता है, जिस तरह ये जो हमारे पहले हफ्ते के सपोज करें मिड टर्म से 6 वीक्स तक जो होता है वो CLO 1 होता है, CLO 2 जो स्टार्ट होता है 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, और उसके बाद आगे से ऑनवर्ड CLO 3 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने CLO 1 से ही क्वेश्चन देना बच्चों को असाइनमेंट, क्विज, मिड टर्म या एंड टर्म में, तो CLO 1 देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये किसका है, C1 का है। इसका मतलब कॉग्निटिव डोमेन में आप जाएंगे, ये कॉग्निटिव डोमेन है, और इसका लेवल 1 ये है, ये देखें नॉलेज। इसका मतलब आप क्वेश्चन के अंदर डिफाइन, आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट, नेम, रिकॉल, स्टेट, इस तरह का वर्ड यूज करके क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग आउटलाइन में देखोगे, अगर आपने CLO 2 से कुछ बनाया है, तो फिर उसका क्या डोमेन लेवल होगा, C3, यानी कॉग्निटिव डोमेन लेवल 3। इसका मतलब 1 2 3 यानी एप्लीकेशन में से आप क्वेश्चन बनाएंगे। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं लव, अप्लाई, कैरी आउट, डिमॉन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, प्रिपेयर, सॉल्व, यूज, ठीक है। तो ये अभी क्या चीज़, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम एक वीक बाद दोबारा जब यूनिवर्सिटी में बैठेंगे तो मैं आपको एक डेमो करके भी दिखाऊंगा। करंटली जो आपको बताने का मकसद था सिर्फ इसके अंदर वो ये था कि हमने 3 असाइनमेंट और 3 क्विज़ेस सिर्फ इसीलिए ही रखे हुए हैं कि असाइनमेंट 1 CLO 1 के लिए होती है, असाइनमेंट नंबर 2 CLO 2 के लिए होती है, असाइनमेंट नंबर 3 CLO 3 के लिए होती है। सिमिलरली क्विज नंबर 1 जो है वो CLO 1 से होता है, क्विज नंबर 2 CLO 2 से होता है, क्विज नंबर 3 CLO 3 से होता है। मिड टर्म जो आपका होता है वो नॉर्मली आप CLO 1 और CLO 2 से बनाते होते हैं। तो दैट इज अ रीजन, क्योंकि वो 2 CLOs अलग अलग में मार्क्स देने होते हैं, हम यहाँ पर मिड टर्म के मार्क्स खुद एंटर करते हैं और एंड टर्म के मार्क्स भी खुद एंटर करते हैं बाद में। लेकिन हम इस OBE को डिस्कस करेंगे। करंटली इस पूरी आज का जो एक शॉर्ट सी मीटिंग थी आपको बताने की, वो वजह ये थी बताने की कि आपने ये फाइल मेंटेन करके रखनी है इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, और इन टर्म्स ऑफ जब हम आपको डेडलाइन बताएंगे कि जी ये तारीख तक पहले पहले आप अपने मिड टर्म के मार्क्स अपलोड कर दें या जो कुछ भी है। अटेंडेंस सबसे बड़ा इशू बनता है नमल में कि मोस्टली फैकल्टी मेंबर ये करते हैं जी मैं 2 हफ्ते बाद लगा दूंगा, 3 हफ्ते बाद लगा दूंगा। और होता ये है कि जब आप 3 वीक्स बाद लगाते हो, बसा औकात होता है कि हम भी नहीं मांगते टीचर से, क्योंकि हमसे आगे नहीं मांगी जा रही होती।
तो बच्चा आके क्लेम कर देता कि जी आज से 2 हफ्ते पहले तो मैं प्रेजेंट था, टीचर ने एब्सेंट लगाई हुई है, और फिर कंप्लेन सीधा आरडी साहब को चली जाती है, सर शुएब को जाती है। तो फिर जाहिर सी बात है कि आगे से 2 हफ्ते बाद जो चीज़ हुई है हमें इसके बारे में क्या पता होता है। इसलिए रूल बनाया जाता है कि हर सैटरडे नाइट को से पहले पहले आप अपनी अटेंडेंस जो यहाँ पर है उसको मेंटेन कर लें। अच्छा जी, अब लास्ट सवाल है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पे आता हूँ। ये अटेंडेंस शीट हमें मिलेगी किस तरह, मतलब कि मैं आपको कैसे दूंगा, मैं आपको ईमेल करूंगा या मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। दूसरा सवाल, सर क्या हमें हर हफ्ते आपको ये अटेंडेंस एक्सेल शीट की कॉपी व्हाट्सएप करनी पड़ेगी? नहीं, इसके लिए हम गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। वो शीट आपके कंप्यूटर में रहेगी, उसकी एक कॉपी ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर अपडेट होती रहेगी। ठीक है, आप लोग अपने लैपटॉप्स मंडे और ट्यूसडे को लेकर आइएगा, मैं आपको शीट भी फिट करके दूंगा आपके कंप्यूटर के अंदर और मुझे मेरे साथ शेयर भी करा दूंगा। सिंपल एक तरीका ये होगा, आप अटेंडेंस लगाएंगे, अटेंडेंस लगाते टाइम या लगाने के बाद 1 मिनट के लिए आपका इंटरनेट ऑन करेंगे, इंटरनेट उसको अपडेट करेगा, वो हमें भी वहाँ पे बराबर शो हो जाएगी। हमें और आपको एक दूसरे को कोई भी चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। जो कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको इस सिस्टम का पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग पहली बार आए हो तो आपको थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन आई प्रॉमिस मैं जिस टाइम भी अवेलेबल हुआ मैं आप लोगों को बता दूंगा अपना जो शेड्यूल अभी दे के टाइम टेबल। आपकी की फ्री क्लास आप बिस्मिल्लाह आए, मैं आपके सिस्टम पे चीज़ें सेट करके दूंगा और उसके बाद आपको शीट भी सेट करके दूंगा और दोबारा एक डेमो करके भी दिखाऊंगा फिजिकली आपको। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज़ कर दें, अदरवाइज फिर हम इस मीटिंग को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैडम रूल ये कहता है इनसेक का कि असाइनमेंट क्विज मिड टर्म के लिए CLO 1 लाजमी होता है। ठीक है, मतलब हमने जो हमारा जो अपना सिस्टम है ना वो इस तरह है कि CLO 1 जो है वो असाइनमेंट में भी है, CLO 1 क्विज में भी है और CLO 1 मिड टर्म में भी है, क्योंकि वो शुरू का पार्ट होता है तो जाहिर सी बात है वो इन तीनों में ही आएगा। सिमिलरली CLO 2 भी तीनों में होता है, असाइनमेंट क्विजेस। बसा औकात अगर कोर्स बहुत लेंथी हो तो CLO 2 शायद हम मिड टर्म में नहीं डाल पाते, वो डिपेंड करता है फिर टीचर के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो CLO 3 है वो असाइनमेंट क्विजेस का तो पार्ट होता है लेकिन मिड टर्म का नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिड टर्म के बाद का पार्ट होता है जो आपने पढ़ाना होता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि वो हमारे मिड टर्म से पहले का पार्ट चूंकि नहीं होता तो हम इसको मिड टर्म के पेपर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। एक बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैंने मिड टर्म से पहले CLO 3 का एक सेक्शन पढ़ा दिया था, तो उस सूरत के अंदर मैंने CLO 3 का भी पेपर डाला हुआ था मिड टर्म में। आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन असाइनमेंट और क्विजेस में आपको CLOs पूरे कर रहे हैं सारे। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। मोस्टली टीचर्स तो मुझे यहाँ पे पुराने भी नज़र आ रहे हैं वैसे। अरे सर सर थैंक यू वेरी मच जी। मैम निदा बोलें, निदा निदा। कोई कोई इशू नहीं है मैम, मैं अपना शेड्यूल बताऊंगा आप लोगों को। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा जिस टाइम भी हम फ्री अवेलेबिलिटी होगी, मैंने आप लोगों के सिस्टम पे चीज़ें सेट करके देनी है, खुद करके दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको दिया ना, तो मैं अभी आपको लिंक थोड़ी देर तक यूट्यूब पे अपलोड करके सेंड कर दूंगा, ताकि आपको किसी टाइम भी अगर देखना पड़े तो आप लोगों को कोई इशू ना हो। हमारी मेरी अपनी ज़ाती तौर पे ये पूरी कोशिश होती है कि हम फैकल्टी को ज़्यादा तंग ना करें। दैट इज़ द रीज़न हमने ये ट्रेनिंग आज रख दी है, ताकि जब मंडे से आप लोग आओ आपको थोड़ा बहुत पता हो कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। ठीक है, हम लोग ख़त्म करें। मैम मदिया आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी मैम, जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का मंडे आप लोगों का फर्स्ट डे है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी और कुछ में हो या ना हो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यहाँ की फैकल्टी और उनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं। हम सब लोग एक फैमिली की तरह हैं, और आप लोग जब आएंगे हमारे साथ बैठेंगे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे, वक्त का भी पता नहीं चलेगा ना टाइम चीज़ों का पता चलेगा, और सब कुछ चीज़ें आराम से हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं मंडे को,
और थैंक यू वेरी मच सर तल्ला और सर सरमद सपोर्ट करने के लिए। इससे पहले एडी साहब भी आए हुए थे। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।